हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार सचिवालय का सेट नंबर 7 और आशा करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के 6 सेट्स को ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सेट नंबर 7 जिसमें 50 MCQ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और बताइएगा एंड में कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है, यानी कि निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से वो नदी कौन सी है जहाँ से निकलता है वो सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछता तब हम वहाँ पे गोदावरी को टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। बताइए कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी, मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अहिंसा जो है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है। स्केलर है, वेक्टर है, दोनों में से कोई नहीं, दोनों है। तो पृष्ठीय तनाव एक प्रकार का अदिश राशि होता है जिसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिणाम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिणाम नहीं परिमाण। ठीक है, परिमाण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लिस्टर कॉपर जिसको हिंदी में फलोलेदार तांबा कहा जाता है, फलोलेदार तांबा क्या होता है। तो ब्लिस्टर कॉपर को हम लोग किस में जानते हैं, जैसे तांबा, वह तांबा जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती है उसी को कहते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, तो इसके अध्यक्ष कौन थे। यानी 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी, तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट्स की 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव जो कि स्वीकार किया गया था दिल्ली अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आचार्य जीवी कृपलानी। तो आपको पता है कि आज़ादी के जो अधिवेशन था, आज़ादी के समय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जीवी कृपलानी। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट सही है, सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना है निम्न में से किस नाम से जानी गई। सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी जिसको हम लोग माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 9, बंग विरोधी जो आंदोलन था इसका प्रारंभ किस तिथि से हुआ है। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कहा जाए कि कर्जन ने इसकी घोषणा कब की थी, तो घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये शुरुआत हुआ था 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो विभाजन का प्रस्ताव है, जो विभाजन की घोषणा जो की गई थी, आदेश दे दिया गया था कि बंगाल विभाजन आदेश हो गया, तो वो 16 अक्टूबर 1905 था। तो फिलहाल यहाँ पे आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव का बहाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने के साथ जो द्रव का बहाव होता है वह घट जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930, तो आपको पता होगा कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा को स्टार्ट किया था, और ये जाकर के 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बना करके कानून तोड़ा था। तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए ये फेमस था, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से सही तिथिवार क्रम में कोड को सजाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला अगर बात करें, रॉलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन भारत में आगमन 1927 में, होम रूल 1916 के साथ होगा, और गांधी इरविन समझौता 1931 के साथ।
ठीक है। अब इसको हम सजा सकते हैं बहुत ही आसानी से। पहला सी हो जाएगा, उसके बाद हम ए देखेंगे, सी ए और बी डी। तो सी ए बी डी कहाँ पे, सी ए बी डी यहाँ पे मिल रहा है, राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी, सैनिक अदक्षता थी, बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम ऑर्विन जो थे, विलियम ऑर्विन के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता बताई गई है। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाइए, यानी कि चारों में से अलग कौन सा, ये आपको बताना है। गेस करके देखिए क्या सही आंसर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डेल्टा, चाप झील और विसर्पण, ये तीनों के तीनों संबंधित है किससे, तो मैदानी भागों से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ऑप्शन बी बाल्सोन, बाल्सोन का संबंध हो जाता है किसके साथ, मरुस्थल क्षेत्र से, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र से हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये चारों से अलग है, तीनों से, बाकी तीन से अलग है। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, राइट आंसर ऑप्शन ए, जहानदार शाह, ठीक है, जहानदार शाह यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो बहादुर शाह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बहादुर शाह जो फेमस थे वो शाहे बेखबर के नाम से फेमस थे, यानी फर्स्ट का 2 के साथ होगा। जहानदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना गया, लंपट मूर्ख, यहाँ पे बी का 3 के साथ मैच होगा। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल ऑप्शन ये होगा और या फिर ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्रुखसियर जो है उसको घृणित कायर कहा गया, घृणित कायर। तो यहाँ पे देखिए फर्रुखसियर घृणित कायर हो गया, जबकि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से फेमस था, 4 के 4 के साथ। तो 4 के 4 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी आप ऑप्शन डी में देख सकते थे, यानी कि ऑप्शन डी जो है, डी ऑप्शन नहीं, यानी कि मोहम्मद शाह को हम मिला सकते थे यहाँ पे रंगीला बादशाह के साथ, तो ये भी क्लियर हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती है क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच में अंतर क्या होगा, जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती है क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा में अंतर क्या होगा, तो अंतर जो कि वो घटता जाता है, यानी सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अणु बम आधारित होता है, अणु बम आधारित है, तो ध्यान दीजिएगा अणु बम जो है आधारित है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, राइट, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि हाइड्रोजन जो बम होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, याद रखना। द्रव चालित मशीनें जो थी किस सिद्धांत से काम करती है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं, तो द्रव चालित जो मशीनें होती है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, पास्कल के नियम, पास्कल का सिद्धांत। इनमें से कौन सी ऊर्जा की एक इकाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है, तो ऊर्जा की इकाई नहीं है तो संवेग का ये मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसमें होता है, जैसे कि आपको बताया गया था GX UV, इमरान मैंने आपको याद कराया, आप इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो क्रम होता है क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, यानी सबसे कम आपका किसका, गामा किरण का, तो गामा किरण यहाँ पे है ऑप्शन सी में, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरण का होगा। ब्लू वाटर की नीति जो है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो किसने अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यहाँ पे करेक्ट है, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने की फरमान जारी की थी, कौन थे वो शासक, जो कि घृणित कायर के नाम से जाने गए, फर्रुखसियर, ऑप्शन डी, फर्रुखसियर यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, टीपू सुल्तान ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए, जो कि 91-92 में हुआ था ये, तो इसको समाप्त करने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और उस वक्त कौन थे, लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस। अगला प्रश्न, किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी, स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी गई थी मियाँ मीर के द्वारा रखा गया था, ऑप्शन बी मियाँ मीर। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया, ये क्वेश्चन शायद आपको
इससे पहले वाले जो बाकी के 6 सेट है उसमें शायद कराया गया था। तो भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार थे। कौन? जमींदार। ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा तीनों की जो वेदन शक्तियाँ हैं इनके अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना, जिसका सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता होता है उसको हम लोग सबसे पहले रखेंगे और उसे क्रम में थोड़ा सा कम कम पे रखते जाएंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता अल्फा किरण की होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता गामा किरण की होते हैं। तो गामा किरण को सबसे पहले हम रखेंगे। तो गामा किरण सबसे पहले, उसके बाद आपका बीटा हो जाएगा और इसके बाद हमारा अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में देख सकते हैं। ठीक है, बी बिल्कुल सही होगा। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? डायोप्टर जो होता है किसकी इकाई है? तो लेंस की शक्ति का। ऑप्शन सी, लेंस की शक्ति का, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डेल्टोनिज्म, ठीक है, डेल्टोनिज्म जो है एक प्रकार का वर्णनता है, इसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? डेल्टोनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि हरा और लाल रंग दोनों को नहीं देख पाता, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों। अगला सवाल है कि पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान मतलब कि जो नीचे का हमारा है, ये भारत का हिस्सा का पूर्वी तटीय मैदान, इसको बात की जा रही है। तो इसमें अगर हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहते हैं? कोंकण, सॉरी कोंकण नहीं यार, कोरोमंडल, कोंकण वाला आपका ये होता है कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये विचार किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट वन है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहवा बागान सर्वप्रथम लगाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, तो ये लगाया गया था आपका वायनाड जनपद में। वायनाड जनपद, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, वायनाड जनपद। सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है सर थॉमस मुनरो। तो लास्ट में र मुनरो, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे किससे? रैयतवाड़ी से। मुनरो रैयतवाड़ी से, ऑप्शन सी। 1854 में डलहौजी द्वारा शुरू की गई डाक अधिनियम किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी? तो ये सुविधा समाप्त कर दी गई थी किसके समय में? तो लॉर्ड, यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी ने इसको स्टार्ट किया था, लॉर्ड कैनिंग ने इसको बंद कर दिया था, तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल, जिनको महकपरी के नाम से भी जाना गया था, तो इनका संबंध हो जाएगा कहाँ से? देखिए ध्यान दीजिएगा, लखनऊ बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इज द राइट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना किसने की थी? तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना किसने की थी? तो सच्ची रामायण की रचना श्री नारायण गुरु ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे, श्री नारायण गुरु। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर जो कि विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की जो गठन हुआ था शिक्षा के लिए 1882 में हुआ था, तो इसका संबंध होता है प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा को विशेष जोर देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, तो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि क्वांटम संख्या जो कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को प्रदर्शित करती है क्या कहलाती है? क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को प्रदर्शित करती है क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से, मुख्य क्वांटम संख्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से क्या जोड़कर के आमीटर में बदला जाता है? एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से क्या जोड़ करके एक आमीटर में बदला जाता है? तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में, एक निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में, तो यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, बी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट वन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 1906 में, 1906 यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये हस्ताक्षर हुआ था, आपको पता है, लॉर्ड इरविन के साथ, गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, तो सी बिल्कुल सही आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था?
सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्य कथन को चुनिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, सत्य कथन हमें यहाँ पे चुनना है। तो वित्त आयोग, तो जैसे कि जानते हैं संविधान में वित्त आयोग का जो संबंध है वो 280 आर्टिकल 280 के साथ। तो जब ये संविधान में है तो एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, तो कह सकते हैं कि संवैधानिक निकाय है, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे वित्त आयोग संसद के द्वारा नियुक्त होती है, ये पॉइंट तो गलत है क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पे नियुक्त की जाती है, तो प्रत्येक 6 वर्ष पे, ये पॉइंट भी आपका गलत हो गया। और इसमें वित्त आयोग के 5 सदस्य होते हैं, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना है, इसमें 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। टोटल अगर हम बात करें तो कहा जाए कि अगर अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं तब हम यहाँ पे सही करेंगे। तो अध्यक्ष सहित टोटल मिलाकर के 4 ऐसे और 1 ऐसे 5 होता है, तो कुल ऐसे 5 सदस्य कहेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि सदस्य तो इसमें 4 होते हैं, 1 अध्यक्ष होते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और ये एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? मतलब कि जो कोरम होता है इसके लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है कि जितने भी सदस्य होते हैं उसका 10%, यानी कि राज्यसभा में टोटल 250 होते हैं, 250 का 10% 25 सदस्य, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और यही चीज़ लोकसभा के लिए कितना होता है? 55 हो जाएगा। घेरे की नीति, जिसको सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के नाम से जाना जाता है, रिंग फेंस आपने पढ़ा होगा। रिंग फेंस की नीति को जनक किसे माना जाता है? तो वार्न हेस्टिंग्स। वार्न हेस्टिंग्स बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी वार्न हेस्टिंग्स। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई थी? तो अकबर ने बहुत सारे कार्यों को किया था। चलिए हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे 1562 से अगर हम स्टार्ट करें तो 1562 में इन्होंने दास प्रथा को अंत किया, ठीक है, दास प्रथा को अंत। और साथ ही साथ 1562 में ही इन्होंने खुद को हरम दल से मुक्ति प्राप्त की थी। हरम दल से मुक्ति 1562 में, ठीक है। इसके एक वर्ष आगे बढ़े 1563, तो 1563 में इन्होंने तीर्थकर याद रखेंगे, तीस से तीर्थ, ठीक है, तीर्थकर को समाप्त किया था 63 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 63 में तीर्थकर समाप्त हुआ। उसके बाद एक साल आगे बढ़ते हैं 1564, तो इसमें इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। इसके बाद और अगर हम आगे बढ़ें तो 1571 का समय आता जिसमें इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और इन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, तो 1571 में। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इबादत खाना आता है 1575 में, इबादत खाने की स्थापना। और 1575 के बाद जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें कुछ मतलब सभी धर्मों के लिए नहीं था, ये विशेष सभी धर्मों के लिए नहीं था। 3 वर्षों के बाद 1578 में इसमें सभी धर्मों के लिए इसको खोल दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1578 में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति मिल गई थी, किसमें? इबादत खाना में, ठीक है। और इसके बाद इसके 1 वर्ष के पश्चात 1579 में इन्होंने मजहर की घोषणा की 1579 में। 1582 की अगर हम बात करें तो वो भी याद रहिएगा, 1582 में किसकी स्थापना की गई थी? दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही की स्थापना 1582, शुरुआत बोले तो 83, ये कंफ्यूज कर देता है। अगर स्थापना बोले तो पहले स्थापना हुआ 82 में, शुरुआत हो गई 83 में, ठीक है। राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब की गई? 1585 में, राजधानी को लाहौर 1585 में। ये सभी अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैंने एक फ़ोटो डाला था, इमेज को डाला था, आप जा कर के वहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का, तो जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मणिपुर की जो सीमाएं हैं किन राज्यों से लगती है? मणिपुर की सीमा किन राज्यों से लगती है? देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो 7 सिस्टर के अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं उसमें असम को याद रख लीजिए। जो असम जो है वो अपनी सीमा सभी राज्यों के साथ साझा करता है। तो असम देख लीजिए, इसमें असम नहीं है, इसमें भी असम नहीं है, इसमें भी असम नहीं है। असम वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, नागालैंड, असम, मिजोरम। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के रोज़ाना एक मज़ेदार कंटेंट के लिए। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है, भितरकनिका अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये पड़ता है कहाँ पे? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपके साथ इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।